चलिए स्टार्ट हो गया है बाबू। देखिए कल हम लोग यानी इसके पहले वाला वीडियो में 90 तक यानी हम लोग 90 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। चला आई 91 है बाबू। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन बोला गया ना बाबू कि एक अवर्णक प्रिज्म दो प्रिज्मों P1 जिसका बैगनी रंग का अपर्धांक 1.523 एंड एन मतलब अपर्धांक रेड आर से रेड हुआ चला 1.515 दिया हुआ है। एंड दूसरा जो प्रिज्म है उसका अपर्धांक दिया है बैगनी रंग के लिए वॉयलेट कलर का 1.66 एंड रेड कलर का अपर्धांक 1.650 है को मिलाकर बनाया जाता है। दो प्रिज्म मिलाकर अवर्णक प्रिज्म बनाते हैं, मतलब यानी विक्षेपण रहित बनाते हैं। चला यदि प्रिज्म P1 का अपवर्तक कोण दिया हुआ ए का मान यानी कहेंगे मतलब 10 डिग्री दिया हुआ है तो प्रिज्म P2 का अपवर्तक कोण ज्ञात करना, मतलब ए डैश ज्ञात करना। चला देखिए आपके पास बैगनी रंग का अपर्धांक दिया है क्राउन कांच के लिए बिना डैश वाला दोनों मान ले। चला हम लोग यही मान के बनाए थे। और लाल और फ्रेंड कांच वाला जो प्रिज्म दोनों का अपर्धांक बैगनी और लाल रंग का अपर्धांक दिया हुआ है। अब पहला प्रिज्म का मतलब क्राउन कांच का प्रिज्म का अपवर्तक कोण 10 डिग्री है, ए डैश निकालना मतलब फ्रेंड कांच का अपवर्तक कोण। देखिए चला हम लोग शर्त निकाले थे ए अपॉन ए डैश बराबर म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू भी माइनस म्यू आर। ए का मान 10 दिया हुआ चला, ए डैश हमें ज्ञात करना है। और देखिए म्यू भी डैश मतलब फ्रेंड कांच का प्रिज्म यानी वॉयलेट कलर के लिए बैगनी रंग के लिए अपर्धांक दिया हुआ है 1.666 माइनस म्यू डैश आर रेड कलर का 1.650 होगा। चला उसी प्रकार आपके पास क्राउन के लिए हुआ बैगनी का हो जाएगा वॉयलेट कलर का 1.523 और आपके पास क्या हो जाएगा रेड का हो जाएगा। देखिए चला 666 में 560 घटेगा, सॉरी 650 घटेगा तो 16 आएगा, एक अंक जीरो अपना घटेगा। उसी 523 में 515 8 बचेगा। चला तीनों तीन अंक के पहले दशमलव खत्म कर दीजिए, ऊपर में 16/8 हो जाएगा। चला 2 यानी कहने मतलब चला 2a बराबर यानी क्या आ गया 5, इसलिए 15 10 a बराबर आ गया 5 डिग्री। यानी कहने का मतलब हुआ चला कि आपके पास इसका प्रिज्म जो दूसरा है फ्रेंड कांच का प्रिज्म उसका अपवर्तक कोण आ गया 5 डिग्री यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं 92 का। किसका चला 92 का। चलिए 92 में बोला गया बाबू क्वेश्चन यानी हम पढ़ते हैं निकालते हैं अगला क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन रखिएगा साथ में। तीन प्रिज्मों 1 2 3 तीन प्रिज्म 1 2 3 तीन को प्रिज्म चला कि प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, मतलब सभी का 60 डिग्री। तीन प्रिज्म में तीनों का प्रिज्म कोण बराबर है 60 डिग्री है, परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः 1.4 1.5 और 1.6 है। तीनों प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग है, प्रिज्म कोण समान है। यदि इनके विचलन कोण डेल्टा 1 डेल्टा 2 तथा डेल्टा 3 क्रमशः तो उनके कोणीय विचलन कोण होगा। कोणीय विचलन यानी विचलन मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 दिया हो तो बताइए उनके बारे में कि कौन बड़ा छोटा होगा। देखिए चला आपको बताए हैं कि हमारे पास जो डेल्टा बड़ा होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ाए किए हम लोग क्लास में। मतलब डेल्टा जो विचलन कोण होता है बाबू वो प्रिज्म के अपवर्तनांक के समानुपाती होना, हम बोल सकते हैं कि डेल्टा समानुपाती म्यू होगा। कहने मतलब जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका विचलन कोण भी ज़्यादा होगा। हमारे पास तीन प्रिज्म चला 1 2 सब का अपवर्तनांक दे दिया। चला म्यू1 का मान 1.4 है, मान लेते हैं म्यू2 का मान 1.5 शायद है, म्यू3 का मान 1. देखिए क्या क्या दिया है 1.6 है। कहने का मतलब चला तीन प्रिज्म है, तीनों का अपवर्तनांक अलग अलग है तो मतलब वो चला जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसी का विचलन कोण भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब तीसरा का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो तीसरा का विचलन कोण क्या होगा ज़्यादा, डेल्टा 3 हुआ चला उस सबसे अधिक होगा। उससे ज़्यादा उससे कम किसका होगा म्यू2 का, मतलब डेल्टा 2 उससे कम होगा, सबसे कम डेल्टा 1 होगा। चला आने कहने मतलब जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका विचलन कोण भी ज़्यादा होंगे। तीसरा प्रिज्म का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उसका विचलन कोण सबसे ज़्यादा होगा। पहला प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे कम है तो उसका विचलन कोण भी सबसे कम होंगे। आने कहने का मतलब आपका ऑप्शन जो सही होगा चला वो आपका डेल्टा 3 ग्रेटर देन लेस देन डेल्टा 2 लेस देन डेल्टा 1। आने कहने का मतलब चला डेल्टा 3 सबसे अधिक होगा, यानी आपका ऑप्शन है जो उसके अनुसार आपका आंसर भी हो जाएगा। क्लियर, यानी हो गया 92 का। क्लियर। चला चलिए अब हम 93 में जाते हैं। चला 93 में बोला गया है, क्वेश्चन पढ़िए। बोला है स्पेक्ट्रोमीटर में, स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ाएं चला जिसके द्वारा हम क्या करते हैं शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं या किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक भी ज्ञात किया जा सकता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर में दूरदर्शी का कार्य बताए। ये आपको याद होगा स्पेक्ट्रोमीटर में मुख्य 3 भाग होता है। एक होता है चला कॉलीमीटर समांतरित होता है चला, एक दूसरा होता है प्रिज्म टेबल और तीसरा होता है दूरदर्शी। तो दूरदर्शी में देखे होंगे फिगर में चला कि वो समानांतर किरण लेता था। क्या करता था उसमें समानांतर एक रंग के सभी किरण आपस में समानांतर होकर उसमें जाती थी। कहने का मतलब हुआ चला कि आपके पास वो क्या करेगा, दूरदर्शी का काम है समांतर किरणों को प्राप्त करना और उसका प्रतिबिंब बनाना। तो दूरदर्शी में हम लोग देखेंगे यानी समांतर किरण ग्रहण करता है प्राप्त करता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। यानी दूरदर्शी के बारे में बोला है, कॉलीमीटर के बारे में नहीं बोला गया। ठीक 94 थ्योरी है चला, यानी 94 में बोला गया है एक प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर में
क्वेश्चन सुधार दे, थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ चला। एक प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर में दूरदर्शी का कार्य नहीं बोला जाए, दूरदर्शी ऊपरी में है। कॉलीमीटर का कार्य जिसमें पूछ रहा है कि कॉलीमीटर का कार्य क्या है, मतलब कॉलीमीटर का काम क्या करता है, समांतरित हम उसको बोलते हैं चला, मतलब समानांतर किरण प्रिज्म पर आपतित करवाना। क्लियर है, कॉलीमीटर वहाँ पर लिखिएगा दूरदर्शी की जगह पर। यानी आपका ऑप्शन हो चला किरणों को समांतर करना, मतलब ऑप्शन बी। कॉलीमीटर का काम है समांतरित, इसको बोलते हैं चला, मतलब समांतर किरण उत्पन्न करना। क्लियर, 95 देखिएगा, यानी ऑप्शन बन गया। 95 में बोला गया चला 4 डिग्री कोण का तथा 1.5 और अपर्तनांक के कांच का बना एक पतला प्रिज्म P1 एक दूसरे पतले प्रिज्म P2 के साथ जिसका कांच का अपर्तनांक 1.72 है। क्लियर, एक प्रिज्म में चला जिसका प्रिज्म कोण 4 डिग्री है और अपर्तनांक दिया 1.54 है, तो एक दूसरा प्रिज्म जिसका अपर्तनांक 1.72 है, तो विचलन रहित विक्षेपण उत्पन्न करने के लिए, विचलन रहित मतलब विचलन डेल्टा परिणामी डेल्टा जीरो करना चला, करने के लिए संयुक्त किया जाता है। तो P2 का कोण ज्ञात करना, यानी प्रिज्म कोण A डैश निकालना चला। आपको याद होगा चला, इसको जैसे बना सकते हैं, डेल्टा बड़ा होता है चला म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा चला, और डेल्टा डैश बड़ा आपको आए थे, बनो फार्मूला अगर भूल गए तो इससे बन जाएगा चला। ये दोनों मिला के परिणामी जीरो कर देना, क्या करना चला, यानी जीरो, यानी कहने मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा डैश बराबर जीरो होता है, तो कहीं मतलब डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा डैश आप कर सकते हैं नहीं चला। डेल्टा का मान क्या है, म्यू माइनस, फार्मूला इससे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाते हैं बेसिक से, म्यू माइनस 1 इंटू ए बराबर हो जाएगा म्यू डैश माइनस ए इंटू ए डैश। क्लियर, अब चाहें तो चला आपका 100 गिवन दिया हुआ है, बना दिए इससे चला। माइनस आप नहीं ले सकते, माइनस चिन्ह बताता चला आपका प्रिज्म उल्टा, इसलिए माइनस नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं चला, कोई दिक्कत, माइनस नहीं ले रहे हैं चला, मतलब आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा डैश कर देना चला, माइनस बता रहा है प्रिज्म उल्टा रखना है। अब दे दिया सबका वैल्यू दिया हुआ चला, तो आपका वैल्यू क्या क्या गिवन है आपका दिया हुआ चला, चूंकि ए बराबर दे दिया है 4 डिग्री। क्लियर, अब म्यू बराबर भी गिवन है, देखिए म्यू का मान दिया 1 पॉइंट कितना के मा यार 95 में क्या दिया है 1.54, म्यू डैश का मान दिया 1.72, तो ए डैश हमें ज्ञात करना है, ए डैश क्या निकालना है। चलिए रख देते हैं चला, म्यू का मान बताओ कितना दे रहे बताओ रे चला, 1.54 माइनस 1 इंटू ए का मान 4 डिग्री बराबर म्यू डैश कहाँ गिरे, डैश लगे चला, म्यू डैश का मान है 1.72 माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। क्लियर, इसको सोल्व करो चला, तो 0.54 बचेगा गुने 4, 0.74 बचेगा गुने ए। चलिए इसीलिए ए बराबर निकल जाएगा, अब आ जाएगा आंसर। ले ए डैश है क्या चला, डैश नहीं रे डैश है, मिस्टेक कहीं नहीं हुआ, ए डैश बराबर हो जाएगा बाबू। देखिए क्या हो जाएगा चला, 0.4 गुने 4 बाई 0.74, नहीं आपका ए डैश का मान है चला कितना आ जाएगा रे, देखो यानी अब कहाँ आ जाएगा 3 से कटेगा पूरे, नहीं अन्य मिला जुला आपको 3 डिग्री आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, गुना भाग करिएगा आ जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखिए बाबू, चलिए बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है वीडियो, देख रहे थे कि कहीं गड़बड़ नहीं होता, एक बार गड़बड़ हो गया था। चलिए आप स्क्रीनशॉट मारिए, आपका बन गया चला, कहाँ तक बना दिए, यानी 95 हो गया, क्या हुआ बाबू 95 हो गया है। अब हमें 96 की बात करेंगे, ठीक है मिटा देते हैं 95 बन गया है, 96 बनाइए आप, 96 में हाथ लगाइए, बढ़िया क्वेश्चन इधर है। चलिए जहाँ भी कहीं दिक्कत रहे भाई बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बढ़िया से दम लिख में, हिंदी में था अंग्रेजी में, ठीक दोनों मीडियम में आप लिख सकते हैं, दोनों पढ़ लेंगे हम। चलिए 96 में देखिए क्या करा है, आहा ठीक है लग रहा है ना, चलो बढ़िया है 96 में पढ़ देते नहीं, हो चलो ठीक है कोई दिक्कत। बोला है चला F1 तथा F2 फोकस दूरी के 2 लेंसों का वर्णक लेंस युग्म बनाने के लिए आवश्यक होगा, ये आगे भी आ जाएगा चला, मतलब 2 लेंस से चला आपके पास जिनकी फोकस दूरी F1 F2 है और दोनों लेंस मिला के अवर्णक लेंस बनाना है, मतलब विक्षेपण नहीं होना है, विक्षेपण रहित बताना है। क्लियर है, अवर्णक मतलब ही होता चला, तो आपके पास चला दोनों लेंस F1 F2 विपरीत होना चाहिए और दोनों लेंस अलग अलग कांच के, मतलब दोनों का अपर्तनांक अलग अलग होना चाहिए, ये आपका थ्योरेटिकल है। ऐसे आगे एक क्वेश्चन है चला, उसमें थोड़ा सा प्रूफ नहीं हो जाएगा। क्लियर है, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन डी होगा कि F1 F2 विपरीत चिन्ह क्यों होना चाहिए, मतलब विपरीत लेंस होना चाहिए, उत्तल अवतल होना चाहिए और दोनों का अपर्तनांक अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है, दोनों लेंस अलग अलग कांच के होना चाहिए, कई कांच के बनाने, ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन हो जाए चला, डी। चलो 97 में देखिए 97 में बोला गया है एक अवतल लेंस है, एक कांच का गुटका है, मतलब कांच का गुटका है कटा हुआ, मतलब टुकड़ा मान लो चला, एक कांच का प्रिज्म है, एक गोलाकार ठोस गेंद है, एक ही पारदर्शी सिक्के बने हुए, मतलब सब शीशा का मान लो बना हुआ, वर्ण विक्षेपण क्षमता होगी
मतलब वर्ण विक्षेपण क्षमता किसका किसका होगा, मतलब कांच के, गुटके का तथा प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण क्षमता होगी, मतलब किसमें विक्षेपण क्षमता पाया जाता है, चारों में होगा। चला कोई भी अगर पारदर्शी माध्यम में चला उसमें जब जाएगा प्रकाश तब विक्षेपित हो सकते हैं, मतलब प्रिज्म रहे, लेंस रहे, गुटका रहे, कोला रहे, कोई भी रहेंगे उसमें अगर प्रकाश दीजिएगा तो वो आपका प्रकाश सातों रंग में बढ़ सकते हैं, तो इसलिए चारों में विक्षेपण संभव है। क्लियर है, अन्य ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या ऑप्शन होगा चला 98 में, देखिए क्या बाबू 98 में अगर हम बात करते हैं, चलिए टाइम थोड़ा रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा। 98 में बोला चला कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस के संपर्क में रखा गया है, यह संयोग अवर्णक होगा। अवर्णक मतलब होगा विक्षेपण रहित होगा। क्लियर, यदि लेंसों की वर्ण विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना। देखिए दो आपके लेंस है, उनके फोकस दूरी, उत्तल लेंस एक अवतल, अभी बताएं उत्तल से मिलकर बन सकता है। चला आपका कहाँ गया 98 है, चला कहाँ गया रे, हाँ 98 में जाना है। मतलब एक उत्तल लेंस F1 का मान आपका दिया हो, चला 30 सेंटीमीटर, F2 अवतल लेंस है तो माइनस होकर फोकस दूरी लेंगे, चला कहाँ -10 सेंटीमीटर दिया हो। क्लियर, अब बोला है ना बाबू कि अब अवर्णक होना चाहिए, मतलब विक्षेपण रहित होना चाहिए। अगर थोड़ा सा अगर फार्मूला डाल लेते हैं चला, लेकिन हो सकता है इस फार्मूला आपको नहीं बताए हैं, लेंस भी इसको निकाल सकते हैं। चला आपके पास याद होगा लेंस में हम विचलन पढ़ाए हैं, डेल्टा बराबर होता है चला H/F। देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए, पहला लेंस को 1 लगाएंगे तो चूंकि डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा H/F1। क्लियर, इसी प्रकार अगर हम डेल्टा 2 लेंगे चला तो H/F2 मान लेते, दोनों लेंस सटा को रखा गया। ठीक है, अब हम विक्षेपण क्षमता में का अनुपात निकाला, और क्षमता होता चला तब क्षमता आपका कोणीय विक्षेपण और माध्य विचलन के अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो θ1 अगर निकालेंगे चला तो θ1 हो जाएगा आपके पास, θ1 यानी हमें निकालना है ना रे, क्या निकालना है बाबू, विक्षेपण क्षमता। तो दोनों θ1 अगर मान लो तो ओमेगा अगर निकालो, मान लो कि इनका विक्षेपण कोणीय विक्षेपण θ1 इसका θ2, तो ओमेगा 1 नहीं निकालना है, तो इसलिए चला ओमेगा 1 अगर हो जाएगा तो θ1/Δ1 लिख सकते हैं। देख लिया आराम से, ओमेगा 1 बराबर θ1/Δ1, तो हम θ1 यहाँ निकाल सकते हैं। चला θ1 बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 × Δ1। इसी प्रकार अगर हम बात करें, इसी प्रकार का अपन मान से फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। चला θ2 बराबर हो जाएगा ओमेगा 2 × Δ2। क्लियर, अब हमें विक्षेपण रहित करना है, क्या करना है, अवर्णक मतलब विक्षेपण रहित के लिए अलग विशेष फार्मूला बन जाए। विक्षेपण रहित के लिए क्या हो जाएगा, θ1 + θ2 बराबर 0, एक फार्मूला निकाल देते, चला कहीं जरूरत कभी पड़ जाएगा। θ1 का मान क्या रखें, ओमेगा 1 Δ1, θ2 का मान ओमेगा 2 Δ2 बराबर 0। क्लियर, और Δ1 आने अब चलो इधर बराबर कर देंगे, ओमेगा 1 Δ1 बराबर करेंगे -ओमेगा 2 Δ2। क्लियर है, अब चला ओमेगा 1 हमें अनुपात निकालना है। क्लियर, चलो ओमेगा 1 Δ1 के बारे H/F1 रख सकते हैं, ये जानते हैं लेंस में विचलन H/F1 बराबर ओमेगा 2 H/F2, दोनों को चाहे सेम रहेगा, चला F2 होगा। क्लियर, अब तो चला H और H कैंसिल। क्लियर है, अब चला क्या होगा, ओमेगा 1 अब यहाँ F1 बराबर हो जाएगा -ओमेगा 2/F2, एक तरह चला ये फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है, इसी बोला गया था कि दोनों लेंस विपरीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए चला, दोनों लेंस होना चाहिए विपरीत, मतलब एक उत्तल एक फोकस माइनस में आ रहा है कि नहीं। अब हमें निकालना अनुपात, चला ओमेगा 1/ओमेगा 2 हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसको यहाँ लगे, यहाँ भागा जाएगा -F1/F2। क्लियर है, अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 का अनुपात हमें पूछ रहा है। F1 का मान दिया हो, चला माइनस को माइनस, और F1 क्या बताओ 30, F1 का मान 30, F2 का मान -10 है, ध्यान दीजिए -10, अब तक माइनस कट जाएगा, कट गया, यानी ओमेगा 1/ओमेगा 2 का अनुपात 3:1 आ जाएगा। आंसर क्या हो, 3:1। क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया मतलब फार्मूला इसका नहीं किया, निकाल लिया एक तरह से थ्योरेटिकली। क्लियर, अब आगे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ बनाना पड़ेगा। चलिए 98 का हो जाएगा ऑप्शन, 98 कहाँ गया भाई, 98 का आ गया सी, 98 का क्या हो जाएगा 3:1। 99 का बढ़िया क्वेश्चन था, 99 बोला है निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य के न्यूनतम होता है, निम्नलिखित में किस किरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। चला तरंग दैर्घ्य न्यूनतम मतलब जिसके बाद एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, गामा किरण, किसका गामा किरण, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा चला सी, गामा किरण, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। चला आवृत्ति ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा, आवृत्ति अगर ज़्यादा है तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती, तो एक मतलब चला न्यूनतम मतलब तो गामा किरण की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। क्लियर, चलिए 100, चलिए सेंचुरी लगने वाला है। ठीक है, 100 में बोला वायुमंडल की उपस्थिति में आसमान का रंग कैसा दिखा देगा। चला अगर वायुमंडल में नहीं रहेगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, जिसके कारण हमें काला ब्लैक दिखा देगा, कहाँ दिखा देगा ब्लैक, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है, चलिए 101, 101 नीले तथा लाल रंग प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरियां FB और FR है।
दे बोला नीला और लाल रंग के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी, मतलब उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी अलग और नीले के लिए अलग है, एफ बी और एफ आर है। इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैपिटल में दिया, उसको सुधार लिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैपिटल में एफ बी और एफ आर दिया, क्या दिया चला, एफ बी और एफ आर है। मतलब देखिए चला यानी उत्तल लेंस के लिए आपके पास वो एक उत्तल लेंस है, चला मान लिया जाए एक उत्तल लेंस है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा फोकस दूरी लाल रंग के लिए, मतलब इसमें लाल रंग के लिए फोकस दूरी एफ आर लिया गया है और ब्लू रंग के फोकस दूरी एफ बी लिया गया है। इसमें लाल रंग के फोकस दूरी एफ कैपिटल में आर लिया गया है, इसमें कैपिटल ब्लू लिया गया। क्लियर। अब दो चला लाल रंग यानी फोकस दूरी होता क्या, मान लो उत्तल लेंस पर जो लाल रंग जाएगा चला, तो लाल रंग जाएंगे इससे, तो लाल रंग अगर जाते हैं चला तो फोकस दूरी लाल रंग का क्या होगा, तो चला ये जहाँ पर मुड़ेंगे वही ना फोकस दूरी कहलाएंगे। चला तो याद होगा लाल रंग का विचलन कोण कम होता है, मतलब जल्दी नहीं मुड़ेगा, मतलब दूर पर जाके मुड़ेगा। सुन लीजिए, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है इसलिए उसका मुड़ेगा कम, यानी लाल रंग होगा चला तो लाल रंग जाके यहाँ मुड़ेंगे मान लिया जाए तो एक फोकस दूरी एफ आर होगा। लेकिन अगर यही नीला रंग दिया जाए, कौन सा रंग देंगे, अगर नीला रंग इस पर देंगे चला तो ये जल्दी मुड़ जाएंगे क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम है, तो जल्दी मुड़ेगा, मतलब इसका विचलन जल्दी हो जाएगा, मतलब इसकी फोकस दूरी कम होगी और यानी ब्लू रंग का फोकस कम होगा और लाल रंग का फोकस ज़्यादा, क्योंकि वो कम मुड़ेगा मतलब दूर पर जाके मुड़ेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं चला कि एफ आर होगा वो ग्रेटर देन एफ बी होगा। क्लियर। ये उत्तल लेंस के लिए सही हो गया, मतलब रेड कलर का फोकस ज़्यादा होगा और उत्तल लेंस में भी और ब्लू कलर से अवतल में भी वही घटना घटेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात बराबर है। उसी पर अगर चला इसमें लाल रंग दिया जाए, रेड कलर है, ये रेड कलर के लिए क्लियर, अभी के लिए क्लियर है चला, तो रेड कलर क्या होगा चला कि कम मुड़ेंगे, मतलब ज़्यादा यानी देरी मुड़ेगा, मतलब ज़्यादा इसका फोकस पीछे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे जाएगा चला, ऐसे जाएंगे तो इसका फोकस मान लो इधर आया। क्लियर है चला, तो ये एफ आर हो गया, मान लो एफ आर। क्लियर। अगर ब्लू रंग आता है चला, इसी पर अगर हम ब्लू रंग दे दें मान लिया जाए, तो ब्लू रंग क्या होगा चला अचानक तेज़ी से मुड़ जाएंगे, मतलब तो इसका फोकस भीरिये पर मिल जाएगा। क्लियर। तब कहने मतलब यहाँ पर भी कोई भी लेंस रहेगा चला, यहाँ भी आपका कैपिटल भी है, मतलब अवतल लेंस के लिए भी लाले रंग का फोकस ज़्यादा होगा ब्लू रंग से। क्लियर। याद हो गया। यानी कहने मतलब यहाँ चला दोनों लेंस के लिए लाल रंग का फोकस ज़्यादा होगा ब्लू रंग के फोकस से, यानी आपका ऑप्शन जो होगा चला एफ बी लेस दिला जाए, बोला कोई दे, मतलब इसको हम इससे भी लिख सकते हैं एफ बी लेस देन एफ आर, बात बराबर है, या इसको भी ले सकते हैं एफ बी लेस देन एफ आर। कहने मतलब चला कि ब्लू का नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, डी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 100 डी हो जाएगा। क्लियर। लिखे फटाफट, चलिए लिखे फटाफट चला। चलिए अब कहाँ तक पहुँच गए, 100 पहुँच गए। चलिए समझ में आ गया हो, हाँ हमरा तो समझ में आ गया, तो राय लो तबे ने। जिन जिन लोग को समझ में अगर माने आने में थोड़ा ज़्यादा विशेष दिक्कत है चला, तो उसके लिए हम व्यवस्था बताए हैं कि अगर मान लिया जाए कि कोई कुछ कैले रह सकता है चला, तो अपना गामा देवती में मुर्गा उर्गा गैस की बीमारी का उपाय करा सकते हैं कि नहीं, ये घरेलू उपचार है चला। चलिए आपका कहना कि आप क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ ओहो 102 क्या बोलेंगे, 102 में पहुँच गए हैं फटाफट। बोला 102 में यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता, रेले साहब बोले थे 1/λ का व्युत्क्रमानुपाती 1/λ4 होता है। बताया गया था कि प्रकाश की जो तीव्रता होगा प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी आई जो होता है चला 1/λ4 होगा, मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। 102 डी। 103 में बोला गया चला सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई था, क्यों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हाँ क्या लघु वायु, हाँ ये नहीं होगा चला, वायुमंडल लघु तरंगों का अधिक प्रकीर्णन होता है, लघु तरंग जिसकी तरंग देख कम उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है और सूर्य वगैरह भी लाल दिखाई देता है उगते और डूबते समय, नहीं तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए 104। चलिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है सभी रंगों के प्रकाश से, क्योंकि उसका वेग सबसे ज़्यादा होता है, तरंग ज़्यादा वेग ज़्यादा, मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जनरल क्वेश्चन है चला आपका 105। चलिए लगो यहाँ तक हो जाएगा 10 तक। 105 बोला है समान आयाम और समान तरंग दैर्ध्य की दो तरंगें विभिन्न कलाओं में अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कलांतर। दो चला आयाम में बोला है तो ये फार्मूला होता है बराबर √a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो चला इसका महत्तम के लिए cos फाई का मान क्या होना चाहिए 0, यानी क्या मतलब महत्तम के लिए 4 मैक्सिमम वैल्यू 4 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए
फाई का मान 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कालांतर 0। मतलब आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? क्लास में कराए हैं, मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, cos फाई 0 होना चाहिए। 106 में देखिए हाथ लगा क्या बताता है। 106 में बोला गया चला तरंगों के व्यतिकरण की घटना ऊर्जा का न तो क्षय होता है न लाभ होता है, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण। हाँ, व्यतिकरण पढ़ाएं कि प्रकाश के पुनर्वितरण की घटना को हम क्या बोलते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। इसको पढ़िएगा बढ़िया से घर में, बेस से एकदम अस्थिर से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 107 हो 107 है ना। चलो ऐसी रहता कि चला ऐसा का तो मजा आई तल ऐसे कर लीजिए, ठीक है रहता कोई दिक्कत। तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं, सब थ्योरी है। कला संबंध स्रोत कब कहा है? जब दोनों समान तरंग रहे, यानी उनके कलांतर नियत होना चाहिए। यानी ऑप्शन डी में पढ़िए, दोनों समान तरंग रहे की तरंगे जिनमें नियत कलांतर उत्पन्न होता है, यानी नियत कलांतर जो उत्पन्न करते हैं उसी को हम कला संबंध प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लास में सब पढ़वल सब चला 108 है। चलो कितना जल्दी जल्दी जा रहा है, ऐसा के तल मजा ना आई थी हर। आप दो स्रोतों को कला संबंध स्रोत कब कहते हैं? जब उनके बीच कलांतर 0 होता है, मतलब आपका कलांतर नियत होता है, सॉरी नियत बोले, यानी नियत होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 108 का ऑप्शन बी। इन्हें बनाने वाला नहीं मिल रहा, चला बनने वाला मिलता अपने लग जी। 9 बोला चला समान आयाम एवं आवृत्ति की दो तरंगें अध्यारोपण करती है। एक बिंदु पर तरंगे समान कला में पहुँचती है, समान कला में पहुँचता है, मतलब समान कला में, ठीक है। तो दूसरे पर बिंदु π/2 कलांतर में है। दोनों बिंदुओं पर तीव्रता का अनुपात सुना क्या बोला है कि अगर एक बिंदु पर कलांतर 0 है और जबकि दोनों का आयाम समान है, दो तरंगें चला जिनका आयाम समान है, तो एक बिंदु पर कलांतर 0 वहाँ पर अध्यारोपित होते हैं, और दूसरा बिंदु पर जहाँ पर कलांतर मतलब फाई का मान 90 π/2 है, तब दोनों के यानी तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात पूछना है। दो तीव्रता का फॉर्मूला था चला 99 109 नहीं चला दो चला आई बराबर फॉर्मूला है वी नो दैट लिख दो कि लिख दो चला हम अन्य बाल बच्चे जानते हैं कि सब मिलजुल के आई बराबर होता है I1 आध होते फॉर्मूला तो I1 + 2 √ I1 I2 cos फाई के लिए जनरल फार्मूला के लिए चला। अब दोनों आयाम बराबर है, चला बोल दिया चूँकि आपका I1 I2 बराबर है, I1 I2 बराबर है, क्लियर है, बोल दिया क्वेश्चन में क्लियर। हाँ चलो बोला क्या चला। तो जब कथा केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में चला तो केस फर्स्ट को हम I डैश मान लेते, क्या मानते? तो दोनों का आयाम बराबर है चला, यानी बोला है तो I1 + I2 + 2 √ I1 I2 cos फाई 0 दिया है। क्या बोला चला 0 डिग्री। केस फर्स्ट में बोला है फाई का मान 0, क्या बोला चला केस फर्स्ट में आपको बोल दिया है, यहाँ लिख दे चला फाई बराबर 0 दिया है, ठीक है क्लियर। अब I1 I2 दोनों बराबर है चला, तो चूँकि I1 I2 बराबर I मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बोलो एजे रख दो I1 I2 बराबर क्या मान लें I तथा फाई बराबर फाई है भी रह लो तो बेसिक फार्मूला तथा फाई बराबर 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए I डैश बराबर हो जाएगा चला I + 2 √ I गुने I cos 0 डिग्री क्लियर। I डैश हो जाएगा 2I + 2I cos 0 का मान 1 I डैश हो जाएगा 4I, क्या आ जाएगा चला 4I। ओहो चलते बनता है इतना तो बन जाते चला बना लो बुटी सुन में। केस टू में क्या चला कि केस 2 में उन्हें कि फाई का मान 90 डिग्री रख दे डायरेक्ट, ये राइट डैश मान लो कि मान लो I डबल डैश बराबर हो जाएगा I1 + I2 + 2 √ I1 I2 cos 90 डिग्री, क्या हो जाएगा चला। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गलो चला, दोनों बराबर हो क्या चला I1 बराबर I2 बराबर I दिया हुआ, दोनों का आयाम बराबर है, तो इसीलिए I डैश डबल डैश बराबर हो जाएगा तो I + I पूरा cos 90 0 तो इन्हें कुछ होते 2I कुछ कर देंगे तो चला cos 90 0 तो की बचता I डैश बराबर 2I बच जाएगा चला। अभी हो गया, इसीलिए इनका अनुपात पूछ रहा है क्या चला I डैश अनुपात I डबल डैश। तो यहाँ क्या आ गया बोलो 4I, क्या आ गया 4I आल है 4I बटा 2I कट गया 2 से I डैश अनुपात I डबल डैश मतलब 2:1 आंसर क्या हो जाएगा मतलब 2 अनुपात 2, क्या ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बोले फटाक ना सी, ऑप्शन सी। चलिए ये बन गया चला। अब है लास्ट 110वां बोला गया चला, एक बार मिला दे। अंक के द्विज छिद्र प्रयोग में विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करने तरंगों के बीच का कलांतर आधा है 2n + 1 λ/2, ये डायरेक्ट याद रखने 110 का होता है चला डेल्टा x बराबर 2n + 1 λ/2 आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन चला कौन देंगे दे डी। चलो यहीं तक रह जय हिंद, अपना लिखिए फटाफट कीजिए काम, थैंक्स। ओ सुधार दो चला थोड़ा सा, ओ अभी लोग तो हमारे सुधार देगा रहे नहीं चले। एक बार वीडियो के पूरा एकदम जूम कर दे, मैच बन एकदम सगरो दिखा दियो, मैच नहीं तो ऐसे दिखाते कहाँ नो बॉल सब क्लियर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मारिएगा बेस से देख लेने घुमा दिलो सगरो देख के झपाल बोल लो ना मानी कैमरवा नहीं सुन लो, चलो सबको देख लें आए, थैंक्स बाय बढ़िया बेस से लिखना।